एक सवाल है दोस्तों आपके सामने जो एलसीएम का है और बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है और ये पूछा गया है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से प्रत्येक में से पूर्णतः विभाजित होती है, वह क्या है, यानी किसको माइनस करना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो संख्याएं दी गई हैं 20, 28, 32 और 35, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होगा कि इन सब का आपको एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम का सिंपल एक तरीका आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सीखिएगा। 35 को पहले आप बाहर निकाल लो और 35 को अपने हिसाब से आप तोड़ दो, 7 × 5 = 35, वैसे भी 35 7 × 5 ही टूटेगा। क्या 20 यहां पर है? क्या 20 में दोस्तों कितना होता है? 4 × 5, 5 5 मिल गया, 4 नहीं मिला, 4 यहां पर दे दो, ठीक है। 28 देखो यहां पर है क्या? 28 यहां पर है, बिल्कुल है, 7 चौक 28, इसको दोनों काम तमाम हो गया। क्या 32 यहां पर है? 32 देखो यहां पर है, तो भाई 32 यहां पर नहीं है, लेकिन 32 को हम लिखते हैं 8 × 4। आप कहेंगे कि सर 16 × 2 क्यों नहीं लिखे? तो भाई 4 और 4 हम कॉमन आपको दिखा पाए, इसलिए हम 4 ही लिखे। तो 4 तो मिल गया कि एक ठो 8 हमको और चाहिए, भाई 8 यहां पर लगा दिए। अब इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। देखो 35 × 4 करेंगे अगर हम, दोस्तों ये आएगा आपका 140, 35 चौक 140, फिर गुने 8, 14 × 8 दोस्तों कितना होता है? 112, 112 और 0 यानी 1120, ठीक है। 1120 वो संख्या है जो इन चारों से कटती है और हमको दिया गया है 5834। तो अब ये बताओ कि 5834 को यहां तक खींच के लाना है हमको, यहां तक। तो क्या करेंगे? देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है, और गैपिंग निकालने का सिंपल तरीका है कि 5834 में 1120 को जब माइनस करेंगे हम, दोस्तों यह जगह 4, यह जगह 1, यह जगह 7, यह जगह 4, 4714 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि अगर हम 4714 अगर इससे माइनस करते हैं तब एक संख्या हमको मिलेगी 1120 जो इन चारों से कटेगी। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का ये सवाल आजकल बड़ा ही फेमस हो गया है। आप में से बहुत किसी को इसका प्रोसेस पता होगा, तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर राहुल को 600 रुपया में 5 kg अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल जाता है। जब मिल गया तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलोग्राम था, यानी पहले का कीमत क्या था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। और इस सवाल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने परसेंट का कीमत में कमी होगा पैसा उतना परसेंट बढ़ जाता है, और अगर यदि किसी भी वस्तु के कीमत में अगर क्या कहते हैं वृद्धि हो गई तो पैसा उतना घट जाता है। इसको आप एक लाइव एग्जांपल समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी सबसे महंगा सब्जी क्या है, जैसे मटर मान लेते हैं। मटर 100 रुपया मान लीजिए केजी है, तो आप 100 रुपया ले करके गए तो आपको कितना मटर मिला? 1 kg मिला। अगर मान लीजिए मटर के दाम में कमी आ जाता है तो आपको वही 100 रुपया में हो सकता है कि 2 kg मिल जाए। मान लेते हैं कि मटर 50 रुपया केजी हो गया कुछ दिन बाद, तो कितना 50% की कमी हुआ ना, तो वही 100 रुपया में अब आप कितना खरीद पा रहे हैं? 2 kg। तो आपका पैसा डबल ना हो गया वैल्यू उसका? पहले वो 1 kg था 100 रुपया में, अब 2 kg, तो उसका वैल्यू भी डबल हुआ। तो जब आधा हो गया दाम तो पैसा डबल हो गया। तो यहाँ पर 600 जो रुपया दिया गया है इसका सीधा हम निकालेंगे पहले 20%। तो 20% निकालने पर हमको मान मिलके आएगा दोस्तों कितना? 120 रुपया। यानी 20% दाम कम होने से हमारे पास 120 रुपया वैल्यू बढ़ गया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 120 रुपया में 5 kg, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 kg का दाम 120 रुपया। तो भाई 1 kg का दाम 24 रुपया, 24 रुपया, ठीक है। तो ये 5 से काटेंगे, 24 × 5 = 120,
और दोस्तों ये वाला मान क्या है, अभी का मान है, नया मान, ये नया कीमत है। लेकिन अगर पुराना हमसे पूछा गया है तो भाई ये वाला जो दाम है ये क्या है, ये तो घट के आया हुआ है। तो पुराना यानी ओल्ड जो प्राइस होगा उसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि 24 जो भी दाम अभी आया वो लिख लो, और पहले का दाम तो 100% रहा होगा, पहले का दाम क्या है 100%, और घटने के बाद 80 हो गया क्योंकि 20 घट गया ना। अब अगर हम काटेंगे 8 से तो 3 बार में, और 8 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 8 से काटेंगे 10 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, और ये 10 और 10 कट गया, 10 दिया 30 रुपया प्रति किलोग्राम। ये पहले का मूल्य था, पुराना मूल्य। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है जो कि ट्रेन चैप्टर से है, जो आप में से ही किसी ने हमें सेंड किया था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या देखना है कि भाई जो ट्रेन है वो किस चीज को पार कर रही है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, या दूसरे किसी ट्रेन को पार करेगी, ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि सबसे पहले दोनों के दी गई लंबाई को आप जोड़ेंगे, वो आपका कुल दूरी निकल के आएगा। तो यहां से जोड़ने पर ये निकल के आएगा 330 मीटर, और आपको टाइम दिया गया है 18 सेकेंड। अगर आप इन दोनों को भाग करते तो आपको स्पीड मिलेगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन दोस्तों ये जो हमको स्पीड मिलने वाला है ये होगा मीटर प्रति सेकेंड, जबकि हमको किस में मांगा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है कि किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18 ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दें। ये एक टेक्निक है, इसका बेसिक जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से जब काटेंगे तो 5 से काटने पर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्षेत्रमिति का एक सवाल है जिसमें कि वर्ग यानी स्क्वायर और वृत्त यानी सर्किल का यूज किया गया है। और देखिए जब भी कभी तार से मोड़कर किसी आकृति को बनाया जाए तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जिन दो आकृति की चर्चा होगी दोनों का परिमाप बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही तार से दो आकृति बनेगा तो बाहरी माप दोनों का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है किसी तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त यानी सर्किल बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पाई का मान बोला है 22/7 लेना है हमको। तो ये एक वर्ग था और इसी तार को मोड़कर एक क्या बनाया गया है, वृत्त। तो इसका हमको आर पूछा गया है, तो इसका एरिया हमको दिया गया है 121। तो बताओ कि एरिया क्या होता है वर्ग का। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर अगर 121 है तो भुजा का मान √121 होगा, ये वहां जाएगा। अब 121 निकलेगा 11, इसका मतलब हुआ कि इस वर्ग का जो भुजा है तो उसको कितना है, 11 करके है। अब इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप होता है 4 गुने भुजा। परिमाप क्या हो गया, परि माने बाहरी, तो भाई 1 2 3 4 भुजा को मापना है, सब बराबर, तो 4 गुने भुजा तो हो जाएगा 4 गुने 11 बराबर 44। अब ये बताओ कि अगर ये परिमाप वर्ग का आया हुआ है तो यही परिमाप किसका होगा, वृत्त का होगा, जिसको हम परिधि के नाम से जानते हैं, अर्थात सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका परिधि होता है 2πr। इसका मान आपको देखने मिल रहा है 44। ठीक है, समझ में आ गया कि 44 कैसे आया। अब ये 2 से काटेंगे 22, तो पाई का मान 22/7, यहाँ तो आर है ही, और दोस्तों आगे यहाँ पर क्या है 22, इसको भी बटा में कर देते हैं। तो 22 ऊपर में कट जाएगा, ऊपर आर गुने 1 आर, और 7 गुने यहाँ कुछ बचा नहीं है 1, तो आर का मान दोस्तों कितना आ गया 7। डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, सीआई का ये सवाल आपके दिमाग को सही में हिला देगा, और आपको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं इससे इस सवाल को आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे दिया गया है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो कहता है कि 20 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, 12,000 का कितनी हो जाएगी।
तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कितना गुना होने वाला है। तो हम डायरेक्ट 12,000 को उतना से गुना कर देंगे। तो इसका एक सिंपल टेक्निक होता है, वो ध्यान समझिएगा कि यहाँ और यहाँ पे कितना गुना किया गया है, 4 गुना, कि यहाँ पे 2 पे पावर 4 होगा और 2 पावर 4 दोस्तों होता है 16, और आपको क्या करना है कि 12,000 को 16 से गुना करना है। तो अगर इसको गुना करते हो तो आपका मान आएगा 192,123, क्योंकि 16 गुने 12 हो जाएगा 160 और 32 192। दोस्तों सीआई का ये सवाल आपके दिमाग को सही में हिला देगा, और आपको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं इससे इस सवाल को आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पे दिया गया है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो कहता है कि 20 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, 12,000 का कितनी हो जाएगी। तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कितना गुना होने वाला है। तो हम डायरेक्ट 12,000 को उतना से गुना कर देंगे। तो इसका एक सिंपल टेक्निक होता है, वो ध्यान समझिएगा कि यहाँ और यहाँ पे कितना गुना किया गया है, 4 गुना। तो बताओ कि अगर हम इसको यहाँ लाना चाहेंगे ना, तो ये जिससे गुना किया गया है उसको यहाँ पावर लगा दीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पे पावर 4 होगा और 2 पावर 4 दोस्तों होता है 16, और आपको क्या करना है कि 12,000 को 16 से गुना करना है। तो अगर इसको गुना करते हो तो आपका मान आएगा 192,123, क्योंकि 16 गुने 12 हो जाएगा 160 और 32 192 और 3 जीरो, यानी 1,92,000 ये आपका हो जाएगा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा सवाल हम बार बार लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर x + 1/x का मान दिया गया है, और इस पूरा जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो पूरा वैल्यू बना के दिया गया है, इसका आपसे मान पूछा गया है। अब इस सवाल को बनाने के 2 रास्ते हो सकते हैं कि या तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें, जो कि द्विघात समीकरण में घुस सकता है, या फिर हम इस मान को x + 1/x को डायरेक्ट इसको यहाँ पुट करने का प्रयास करें। और अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर पाएंगे तो वो सबसे आसान रहेगा। समझिए कैसे दोस्तों, अगर हम इसको पूरे को अगर हम x से भाग कर दें, और इस पूरे को, चलिए इस पूरे को हम x से भाग करते हैं और इस पूरे को हम x से भाग करते हैं, तो ये x इस x को काट देगा तो बचेगा 2x, ठीक है, और प्लस 2 को x से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2/x। आई बात समझ में। और जब हम यहाँ पे x से, तो ये x एक x को काटेगा तो बच जाएगा 3x, और ये x और ये x कट जाएगा तो 5 बचेगा। एक काम करते हैं, 5 को साइड कर देते हैं, ठीक है, और ये 3 को जब x से काटेगा तो ये 3/x बच जाएगा। भाग कर रहे हैं तो बटा और भाग एक ही बात है। अब अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन कर लें और यहाँ से कुछ कॉमन कर लें, तो भाई अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें तो ये बच जाएगा x, और यहाँ तो भाई कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा और ये हो जाएगा x। फिर नीचे आते हैं, अगर हम इससे कॉमन कर लें दोस्तों, यहाँ भी बच जाएगा x + 1/x, और यहाँ हो जाएगा 5। ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉमन लेंगे तो इससे 3 छीन लेंगे, और इससे जब 3 छीनेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका मान हमको पता है 2 होता है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 गुने इसका मान 2, यहाँ 3 गुने 2 + 5, तो ऊपर दोस्तों आपका मान आ रहा है 2 दूनी 4, और नीचे आ रहा है 3 दूनी 6, और 5 को जोड़ देना है 11। देखिए अगर ये आपका ऑप्शन में दिया गया है तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी वनडे एग्जाम की बात आती है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी का हो गया, या बिहार एसएससी की बात कर लीजिए, तो एक चैप्टर सामने आता है नाव और धारा, जिसे आप कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। और खास करके ये सवाल आपके सामने है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है, और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्या होगी।
दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्थिर पानी में नाव की या तैराक की या नाविक का गति बोला जाए या फिर आपको धारा की गति मांगा जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको कि आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। दोस्तों अनुकूल चाल क्या हो गया, धारा के साथ साथ स्पीड। प्रतिकूल चाल क्या हो गया, धारा के विपरीत स्पीड। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहां साफ साफ दिया गया है, क्या दिया गया है कि 6 घंटों में 24 किलोमीटर, और यह धारा के साथ गया है। तो अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो 6 से काट देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी बटा समय। फिर दोस्तों दिया गया है 4 घंटे में 20 किलोमीटर। अगर इसको हम काटते हैं तो स्पीड यहां से निकल के आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आ गया। ये दोस्तों दिया गया है विपरीत, यानी हो गया ये प्रतिकूल, और ये दिया है धारा के साथ साथ, तो ये हो गया आपका अनुकूल। ठीक है, हम यहां लिख देते ताकि आपको याद रहेगा। ये प्रतिकूल हो गया और ये अनुकूल हो गया। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है दोस्तों ये होगा डाउन स्ट्रीम, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अब यदि हमको नाव का चाल अगर पूछा गया है स्थिर में, याद रखिएगा शांत जल में या स्थिर जल में पूछा जाए, तो इन दोनों गति को आप जोड़ लेंगे। 5 + 4, इसको 2 से भाग कर देंगे, तो 9 का आधा करने पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एक उत्तर आ जाएगा। और जब आपको धारा यानी स्ट्रीम का स्पीड पूछा जाएगा तो इन दोनों को घटा देना है। तो 5 में 4 गया 1, और उसको आधा कर देना है तो 0.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका मान। आई बात समझ में? तो ये सवाल आपके माइंड में हमेशा बैठा होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक दोस्तों, सरलीकरण का ये सवाल लगातार कई वर्षों से आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करते हैं। कहता है √3, ³ √4, 4√6 तथा 6⁻√8 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इस सवाल को सॉल्व करने का देखिए एक बहुत ही आसान तरीका हम समझाते हैं, पहले समझिएगा। दोस्तों पहले आप सब ये बताइए कि करनी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों करनी यानी कि रूट का दोस्तों मतलब होता है हाफ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्योंकि करनी जो होता है जब ये पावर रूप में आता है तो ये आधा बन जाता है। तो हम यहाँ पे 3 पे लिखेंगे 1/2, यहाँ जो पावर है उसको 1 करके लिखेंगे, 6 पे पावर 1/4 और 8 पे पावर 1/6। अब क्या करना है कि जो पावर में जो हर है, डिनोमिनेटर जो नीचे मान दिया गया है 6, 4, 3, 2, इन सब का हम लोग एलसीएम करेंगे। और एलसीएम करने का एक सिंपल तरीका आपको सुनाते हैं, आसानी समझिएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? 6। आप 6 को उठा लो, बिल्कुल उठा लो, किडनैप कर लो। क्या 6 इन सभी से कटता है? भाई 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो 6 को डबल कर दो। अब देखो 12 इन सब से कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि 12 हमारा एलसीएम है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। अब आप बताइए कि 8 पे पावर 2 कितना दोस्तों होता है? 64। 6 पे पावर 3, 6 गुने 6 36, और 36 गुने फिर से अगर जब 6 करोगे तो 216 आ जाएगा। 4 पे पावर 4, 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, और 64 गुने जब 4 करोगे आप तो ये दोस्तों आपके निकल के आएगा 256। अब देखो 3 पे पावर 6, ये बहुत बड़ा माना जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 गुने 3 मतलब 600 क्रॉस हो चुका है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा मान हमको यहीं पे दिखेगा, इसलिए हम सबसे बड़ा मान मानेंगे √3 को, और सबसे छोटा मान मानेंगे 6⁻√8 को। जबकि देखने में लग रहा है कि सबसे छोटा ये नहीं और सबसे बड़ा ये, लेकिन सबसे बड़ा मान छोटा वाला हो रहा है और सबसे छोटा मान बड़ा वाला हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का ये टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है सिंपल इंटरेस्ट पर
और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपया और 7 वर्षों में 8500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 5वां साल और 7वां साल, तो भाई बीच में एक गैपिंग होगा 6, तो 5वां साल 7500 हुआ है और 7वां साल 8500 हुआ है। एक बात आप दोस्तों ध्यान रखना कि हम जब किसी पैसे को उधार देते या लेते हैं तो उसके बाद जितना समय तक वो पैसा रहता है तो हर एक साल केवल और केवल ब्याज बढ़ता है। तो यहां 2 साल में, 2 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितना बढ़ गया? 1000। तो भाई 1 वर्ष में कितना बढ़ा बताओ? 1 वर्ष में दोस्तों कितना बढ़ गया? 500। अब हमसे क्या पूछा गया? भाई हमको पूछा गया वार्षिक ब्याज की दर। तो दर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको मूलधन पता चल जाए। तो 1 वर्ष में 500, तो 5 वर्ष में अगर हम निकालने जाएंगे, 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 2500। 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 2500। यानी इस 7500 में 2500 क्या है? तो भाई केवल ब्याज है। तो 7500 में 2500 चला गया, यानी हमारे पास जो मूलधन है वो 5000 है और 1 साल का ब्याज कितना है? 500 है। तो जब हमको रेट निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, तो सिंपल बात है कि 1 साल का ब्याज ऊपर रखेंगे, मूलधन नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि दर हमेशा वार्षिक निकलेगा, एनुअली निकलेगा, तो 1 वर्ष का ही ऊपर हम रखेंगे। अब यहां से इसको क्या करें? काट देते हैं। 10 बार में 10 बार में दोस्तों ये आपका आ गया 10%। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये सवाल हम लोग पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं, तो आप में से सबको आइडिया लग गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल अभी के टाइम में आ रहा है। क्वेश्चन कहता है यदि 8 अंकीय संख्या 4432A 43B 9 और 5 से विभाज्य है, तो A और B का योग क्या होगा? अब संख्या पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें निकालना है हमको A प्लस B। तो अगर हमको A और B दोनों का मान अगर मिल जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट A प्लस B का भी मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? समझिएगा। ये संख्या कहता है कि 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो एक बात आप दोस्तों ध्यान रखना कि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो पहले हम अटैक दोस्तों किस पे करेंगे? 9 पे। तो 9 का नियम कहता है कि भाई जोड़ने पर 9 हो तो वो कट जाएगा। देखते हैं, 4 3 7 2 9, जोड़ने पर 9 हो गया, उसको काट के हटा दिए, साइड कर दिए। अब देखो 4 4 8 और 3 11 हो गया, और यहां पर A भी है और यहां दोस्तों क्या है? B है। A भी है और B भी है। तो अब ये बताओ कि 11 में दोस्तों 11 में A और B के पास हम क्या मान रख दें कि जोड़ने पर वो 9 से कट जाए? तो आपके माइंड में आया कि सर क्यों ना इसके पास हम 7 रख दें। तो 11 और 7 18, 9 से कट जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर A में ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आयु संबंध का ये सवाल एसएससी में पिछले कई बार से पूछा जा रहा है, और अभी सामने एसएससी जीडी का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। A और B की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा। B की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सिचुएशन की बात किया गया है, एक तो वर्तमान में और एक 10 साल के बाद। तो हम यहां वर्तमान लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में लिखने का वैसे कोई जरूरी है नहीं, लेकिन अगर आपको समझना है तो अभी आप बढ़िया समझिए। वर्तमान में दिया गया है ये 1 है तो ये 3 है, और 10 वर्ष के बाद कहता है कि ये 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि अगर कोई आपका दोस्त है और 10 साल के बाद अगर आप उससे मिलोगे तो क्या केवल आप ही बड़े होंगे कि आपका दोस्त भी बड़ा होगा? तो भाई 10 साल वो भी बड़ा होगा, 10 साल आप भी बड़े होंगे।
तो अगर 10 साल हम आगे जाएंगे तो जितना ये बढ़ना चाहिए उतना ही ये बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ 1 भाग बढ़ा है तो भाई यहाँ 2 भाग बढ़ा है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, और 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है। अब इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ गुना करेंगे, 3 गुने 1 3, 3 तिया 9, ये खत्म कर दो इसको, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये खत्म कर दो। अब ये हो गया वर्तमान और ये हो गया 10 साल के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 1 भाग बढ़ा है और यहाँ भी 1 भाग बढ़ा है, मामला फिट हो गया। तो 1 भाग क्यों बढ़ा बताया जाए। 1 भाग इसलिए बढ़ा क्योंकि हम 10 साल आगे चले गए हैं, तो 1 भाग का मान 10 साल। तो हमसे क्या पूछा भाई बताओ, हमसे पूछा गया बी का वर्तमान आयु ये वाला, तो भाई 1 भाग का मान 10 तो 9 भाग का मान 90। आराम से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। कहता है 7 अंकों की संख्या 6 4x 2 9y 6, जहां पर x बड़ा है y से वो दिया गया है। यदि 72 72 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है तो 2x - 3y का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी सवाल आपको दिया जाए 72 से कटने वाला, तो आपके मन में चलना चाहिए भाई कि 8 और 9 से कटेगा। तो आपके माइंड में चलेगा कि 12 6 72 भी तो होता है, लेकिन 8 और 9 का नियम अगर जब हम लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन ये कटेगा। ठीक है, अब देखिए 8 का नियम कहता है कि अगर यदि, ध्यान देना, अगर यदि कोई सैकड़ा स्थान पर अगर 9 है, ठीक है, 8 का नियम कहता है अगर सैकड़ा स्थान पर 9 यानी विषम अंक है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर 8 से कटना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 16 जो है उसमें 4 जोड़ने पे 20 बन जाएगा, वो तो कटेगा नहीं। अगर यदि हम 2 रखते हैं तो 26 बन जाएगा, 4 जोड़ने पर 30, 8 से कटता नहीं है। अगर हम 3 रखते हैं तो 36 बन जाएगा और 36 में 4 जोड़ने पर 8 से कट जाता है, तो y का मान निकल के एक आता है दोस्तों क्या, 3। अब क्या करना है, अब चेक करना है 9 से, तभी हम x का मान निकल पाएंगे। तो 9 का नियम कहता है कि सबको जोड़ो और 9 बना दो। तो सबसे पहले आप जो भी 9 है उसको काट दीजिए पहले। ठीक है, अब देखो 6 4 10 2 12 12 और ये भी तो 3 और 6 9 हो गया, इसको भी काट दो। ठीक है, ये y का 3 और 6 जोड़ने पर 9 हो गया, इसको काट दो। अब कहता है 6 4 10 2 12। अब बताओ कि y के पास कितना रखें, y के पास कितना रखें कि वो 9 से कट जाए। तो भाई अगर 6 4 10 और 2 12 है तो इसके पास अगर यदि हम 6 रख देते हैं, 6 रखते हैं तो 12 और 6 18 होता है, जो कि 9 से कट सकता है। तो x का मान 6 निकल के आ सकता है और y का मान 3। अब हमसे पूछा क्या दोस्तों, 2x - 3y, तो 2 गुने x यानी कि 6 माइनस 3 गुने y यानी कि 3। ठीक है, तो 6 दूनी 12 - 3, 12 - 3 सॉरी 9, 12 - 9, ये आपका दोस्तों 3 निकल के आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा से समझा दिए ताकि आपको ये सवाल दोबारा कभी आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।